हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? तो जल्द से जल्द आ जाइए आप सभी, क्योंकि आज की जो ये क्लास है ना बबुआ, वो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे चैप्टर का निपटारा करने वाले हैं जहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स है, आता ही आता है। साथ ही साथ आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के तीसरे चैप्टर वैद्युत धारा के बारे में भैया। तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, इस अकेले चैप्टर से प्यारे बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का। तो भैया एक एक नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, यहां तो बात है पूरे 7 नंबर की। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से इस पूरे चैप्टर का हम निपटारा कर देते हैं। कॉपी पेन के साथ बैठना बच्चों, क्योंकि हमने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भरे हैं। जैसे आपको हम बता दें, ओम का नियम हो गया, अनुगमन वेग हो गया, साथ ही साथ अनुगमन वेग वैद्युत धारा में संबंध हो गया, ठीक है। इसमें के बाद व्हीट स्टोन सेतु हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया। तो ऐसे भर भर के महत्वपूर्ण वाले टॉपिक इसमें हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनके बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला जो टॉपिक है आपका वो है कि वैद्युत धारा क्या है। वह जो हमारा चैप्टर है, ठीक, चैप्टर का नाम ही है वैद्युत धारा। तो इसके वन शॉट में हम पहले ही टॉपिक को देखेंगे कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, वन शॉट का मतलब ही होता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, यहां पर उनको बस एक नजर में देखना है, ठीक है। और यही बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं, ठीक। इसलिए इनको मिस नहीं करना है। तो वैद्युत धारा की परिभाषा मात्रक आपको बताना है, ठीक कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, ठीक। जो सिंपल वाले हैं इनमें ज्यादा अपना भाई समय हम नहीं गंवाएंगे। ये मान लेते हैं कि कोई चालक तार, क्या है? कोई भैया तार है, ठीक है, कोई चालक है। अब इसमें क्या है, हम मान लेते हैं आवेश प्रवाहित कर रहे हैं और आवेश के प्रवाह में t समय लग रहा है। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं भैया? वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। मान लिया कि किसी चालक में क्यों आवेश t समय में प्रवाहित हो रहा है। तो यहां पर जैसे लिखेंगे कि माना किसी चालक में क्यों आवेश t समय में प्रवाहित होता है, ठीक है, प्रवाहित होता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो धारा हो जाएगी I बराबर, वो हो जाएगा Q अपान टी। क्या हो जाएगा भैया? I बराबर Q अपान टी। यही फार्मूला हो जाता है, ठीक। कभी कभार छोटे मोटे से इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब एक चीज का और ध्यान देना कि यदि भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे, ठीक, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बोल दिया जाए कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब फार्मूला आपका जब बन जाता है भैया Q बराबर n इंटू ई, ये लग जाता है। अब यहां पे इसी फार्मूले में अगर देखें तब ये क्या बन जाएगा भैया? I बराबर Q के स्थान पे क्या है भैया? तो n इंटू ई रख देंगे अपान का टी, ठीक। तब ये फार्मूला आपका बन जाएगा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो। और यहां पे बात कर लें प्यारे बच्चों, मात्रक क्या होगा? तो इसका जो मात्रक हो जाएगा भाई, धारा का मात्रक क्या होता है? तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है।
सीधी सी बात है बच्चों, इसमें कोई ज्यादा भैया टाइम देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऐसा टॉपिक है ही नहीं डिफिकल्ट जो आपको परेशान करे। समझ में आया? चलिए एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट करते चलना, हम आपको स्क्रीनशॉट का भी मौका देंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। नोट कर लीजिए। और आज दावे के साथ कह रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे अनुगमन वेग हो गया, अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति हो गया, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हो गया, ये टॉपिक थोड़ा कठिन है। अरे कुछ भी नहीं है, आज हम आपको इतना सरल तरीके से बताएंगे कि शायद ही आपने कहीं ऐसा देखा होगा। ठीक है, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं, हम एकदम सरल से सरल तरीके से आज आपको समझाएंगे। पहले इसको नोट कर लेना। हो गया ना? चलिए आ जाते हैं भैया अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है कि अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग, या बच्चों इसी को अपवाह वेग कहते हैं। कौन सा वेग? अनुगमन वेग कह लें या इसी को अपवाह वेग कहा जाता है। अपवाह वेग। तो यहां से दो परिभाषा, एक तो थोड़ा लंबी 2 लाइन की परिभाषा, और एक तो हमने केवल 1 लाइन वाली परिभाषा बताया है। दोनों तरीके से बताएंगे। ठीक, दो परिभाषा। देखिए अनुगमन वेग क्या होता है, इसको समझने से पहले थोड़ा एक हम बना लेते हैं परिपथ। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग हमने कहा, पहले परिभाषा आप एक बार देखिए बच्चों। कह रहा है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो भैया यहां पे कोई चालक है, हमने उसकी लंबाई एल रख दिया है, और चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हमने दर्शा दिया है ये चीज। तो कह रहा है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आयन, भैया इसमें ठीक धनायन ऋणायन, तो आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र, भैया तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे प्यारे बच्चों ई है। ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो भैया कि क्या है, इनके डायरेक्शन इसी तरफ तो है, धन सिरे की तरफ। ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है इधर। तो वही चीज कह रहा है कि धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसे अनुगमन वेग कहते हैं। सीधी सी बात, हमने क्या बताया, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर गति करते हैं, उन्हें अनुगमन वेग कहते हैं। या फिर बच्चों 1 लाइन वाली परिभाषा आप आराम से लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये वैद्युत क्षेत्र की भैया दिशा ऐसी है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करें, तो वही चीज है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है, तो भैया वैद्युत क्षेत्र हमने बताया ना उसका दिशा उस तरफ है, और इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है उसकी दिशा इस तरफ कर दो। तो वही चीज कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा, या फिर अपवाह वेग कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बच्चों परिभाषा है, इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो यहां पे अब अनुगमन वेग के बराबर जो सूत्र होता है वो होता है v सफिक्स d बराबर ई वी अपान का एम एल, और कोष्ठक में भैया होता है टाउ। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी इसका पूरा हम डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना, पूरा इसका भी निगमन करना है अभी। तो चलिए पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया।
एक मिनट, चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना। हो गया? चलिए अब यहां पे भैया ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं कि अनुगमन वेग के लिए सूत्र। अब अनुगमन वेग के लिए सूत्र तो परिपथ एक बार फिर से वही बना लेते हैं, क्योंकि उसी की जरूरत पड़ेगी। वैसे इसमें कोई कुछ खास है नहीं बच्चों चित्र में कि जो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े। सिंपल सा फिगर है, ये सेल का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, ठीक है ना। और ये चालक की लंबाई है प्यारे बच्चों की, चालक की लंबाई L है। इसमें अनुगमन वेग V सफिक्स D है। इसमें फिर आयन को बताया गया है, तो दर्शा दिया गया है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरफ है, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जबकि अनुगमन वेग का जो डायरेक्शन है भैया वो इधर है, इधर की तरफ है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि माना, पहले हम थोड़ा लिखेंगे बच्चों कि माना चालक की लंबाई L तथा अनुगमन वेग V सफिक्स D या VD पढ़िए है, ठीक है भैया। अनुगमन वेग क्या है, मतलब ये चालक की लंबाई बच्चों दिख रहा है साथ में, और अनुगमन वेग क्या है, V सफिक्स D है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अब हम लिखेंगे कि चालक पर लगने वाला बल, तो लिखेंगे नई लाइन से कि चालक पर लगने वाला बल। तो चालक पर अब जो बल लगेगा ना, वो बल क्या लगेगा, F बराबर, देखिए F बराबर आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में Q इंटू ई, बट यहां पर जो आवेश है भैया, यहाँ पे Q तो हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश माना है एक, तो यहां पे हम Q के स्थान पे वही E लिखेंगे, तो F बराबर E इंटू का E, ये हो जाएगा, ठीक। ये चालक पर लगने वाला बल इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फिर आगे लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण, मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है E, इसका त्वरण A हो, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों थोड़ा से कि यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण, बस यही एक दो लाइन ध्यान से आपको समझना है, बाकी पूरा डेरिवेशन आप चुटकियों में बनाओगे, ठीक। यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण A हो, ठीक है, त्वरण अगर A हो प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, A बराबर F अपान M। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं, चूंकि लिखना चाहे लिख सकते हैं कि F बराबर M इंटू ए होता है, यानी द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। तो A बराबर F अपान M। अब इसको देना चाहें तो हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। समीकरण क्या दे सकते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण इसको हम 2 दे सकते हैं। अब अगर एक चीज ध्यान दीजिए, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, क्योंकि भैया ए का मान यहां, सॉरी, जो एफ का मान है यहां पे रखना है, तो लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर लिखना चाहते हैं एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, लिखेंगे ए बराबर
ए बराबर एफ के स्थान पे भैया पूरा है ई का ई इंटू का कैपिटल में ई और नीचे केवल एम हो जाएगा। ये इतनी सी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने हमने सबसे पहले चालक पर कितना बल लगता है वो निकाल लिया। फिर यदि इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण ए है तो त्वरण के बराबर सूत्र ये होता है। ये सब इसीलिए देखिए हमने एक बेसिक फिजिक्स फार्मूला का भैया वीडियो बनाया था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना कि सारी चीजें कभी कभी उनकी जरूरत पड़ जाती है बेसिक फार्मूले की। ठीक, नहीं याद है आपको तो फिर से वीडियो ला देंगे, कोई टेंशन ना। अब देखिए एफ का जो मान है यहां रख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे भैया, तो उसके बाद हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलिए तो यहां पर लिखेंगे चूंकि, अब त्वरण बराबर क्या होता है, चूंकि त्वरण त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यहां पे भैया वेग में परिवर्तन तो सूक्ष्म वेग होगा, तो इसलिए बच्चों डीवी लिखेंगे और समय भी सूक्ष्म लगेगा इसलिए dt लिखेंगे। तो a बराबर dv अपॉन dt। तो यहीं पर मान इसमें क्या है रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, dv अपॉन dt बराबर का ये पूरा जो वैल्यू है आपका रहने दीजिए इंटू का कैपिटल ई अपॉन एम, इतना हुआ। अब इसको थोड़ा उधर भगा दीजिए तो dv बराबर यहाँ पे ई कैपिटल का ई अपॉन एम और यहाँ पे इंटू का dt। अब भैया ध्यान देना, हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। ठीक है, समाकलन कर देंगे तो लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन जब कर देंगे ना बच्चों, समाकलन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा समाकलन। अब देखना यहाँ पे ये तो dv होगा, बट यहां पे जो हम वेग रखेंगे वो जीरो से कहां पे रखेंगे, v सफिक्स डी यानी अनुगमन वेग तक। ठीक, यानी इसकी लिमिट कहां तक जाएगी भैया, जीरो से लेकर के वो अनुगमन वेग तक। अब उसके बाद फिर इधर देखना ये पूरा कांस्टेंट के रूप में है, तो मतलब इसका समाकलन वैसे नहीं होगा। तो भैया ई कैपिटल ई अपॉन एम इसको बाहर लेकर के समाकलन इसका होगा। तो यहाँ पे ये dt रहेगा, इसमें भी लिमिट जीरो से लेकर टाउ तक। अब टाउ क्यों लगाया, टाउ क्या है, श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समांतराल होता है बच्चों श्रांति काल। कभी कभार एक नंबर में परिभाषा पूछ लेता है, ठीक है, कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समांतराल जो होता है वही क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो उनके क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल ही श्रांति काल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो टाउ हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपको ना पता हो, जैसे बायोलॉजी वाले हो, dx है तो इसका x हो जाएगा, dt है बच्चों, जैसे dt है तो इसका t हो जाएगा, यहाँ पे dr है तो r हो जाएगा, समाकलन ये होता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे dv के सापेक्ष है तो v हो जाएगा। लिमिट यहाँ पे याद रखना, लिमिट क्या रखेंगे, जीरो से लेकर v सफिक्स d रखेंगे, बराबर बच्चों इधर का तो e इंटू का e अपॉन m है और यहाँ पे आपका t के सापेक्ष है तो ये t हो गया और जीरो से लिमिट क्या है टाउ, श्रांति काल तक का। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, यहां तक कोई समस्या हुई नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा इसमें कुछ है नहीं डिफिकल्ट, बस देखने में लग रहा है लंबा है बस भैया। अब देखिए जब ऐसी बात आ जाए जैसे x हो, ऐसा यहाँ a से b हो, हमने कई बार बताया है, तो एक बार बच्चों अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, यानी एक बार x के स्थान पे ऊपर वाली लिमिट रख दो, एक बार इसी के स्थान पे नीचे वाली, तो ये चीज ऐसा चलता है। तो यहाँ अपर लिमिट यानी v सफिक्स d माइनस लोअर लिमिट यानी जीरो, ये करना है इसमें। ठीक है ना, ये करके दिखाओ। उसके बाद यहां पर ई वी मतलब ई है और कैपिटल ए अपान का एम है ही, और बाकी में हमने बताया अपर लिमिट यानी एक बार टी के स्थान पे टाउ रखो, एक बार लोअर लिमिट यानी एक बार ये रखो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये बन गया v सफिक्स d बराबर यहाँ पे ये e इंटू का e अपान m और उसके बाद इंटू का टाउ यहाँ बन गया। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा एक लाइन और आपको समझना है कि
यदि क्या है, विभवांतर दिया हो, यदि विभवांतर v हो तो, ठीक भाई, लंबाई दिया है, विभवांतर भी हो, तो ऐसी अवस्था में प्यारे बच्चों E बराबर सूत्र जो होता है V अपॉन L हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब रखेंगे, तो मान जब हम रखेंगे कि V सफिक्स D बराबर, तो भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E। ठीक, ध्यान दीजिए, एक बार ऐसे इधर रख दें, तो यहाँ पे V सफिक्स D बराबर ये E हो गया, इसके स्थान पे V अपान L रख दीजिए, अपान कर दीजिए M, उसके बाद इंटू टाउ, या फिर ये कह सकते हैं कि V सफिक्स D बराबर, भाई बटे का बटे है नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा EV अपान M इंटू का L, ये कोष्ठक में बगल में टाउ। ठीक है, EV अपान ML बगल में टाउ हो गया। आई बात समझ में, ये हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका भैया फार्मूला हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग के लिए फार्मूला। अब जहां पे ध्यान देना, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, V क्या है, विभवांतर है, M क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, L क्या है, लंबाई है, टाउ क्या है, श्रांति काल है, और V सफिक्स D तो समझ ही रहे हैं, अनुगमन वेग है। ठीक, और इतना जरूर कहेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में अगर आता है तो ये पूछा जाता है, ठीक है, नहीं तो 3 नंबर का तो फिक्स ही है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी इसको। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो इसमें भी थोड़ा वही एक बार फिगर बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको थोड़ा दर्शाने के लिए बनाना पड़ेगा, वैसे भी इसमें कोई डिफिकल्ट चित्र है नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अनुगमन वेग है और ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो लंबाई है ना बबुआ, वो ले लेते हैं L। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें। देखिए, अब यहां पे देखिए, इसमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा यानी V सफिक्स D और साथ ही I के बीच में एक संबंध निकालना है, एक फार्मूला जो कि होता है I बराबर NEA V सफिक्स D, यानी इसी फार्मूले का हमें निगमन करना है। तो सबसे पहले हम चित्र में वही चीज है कि मान लिया क्या कोई चालक है भैया जिसकी लंबाई L है, ठीक है, अनुगमन वेग V सफिक्स D है, ठीक, बाह्य विद्युत क्षेत्र E है, और साथ ही साथ इसके का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया बच्चों, वो क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल यहाँ पे दे दिया A है, ठीक है, क्षेत्रफल A है। तो सबसे पहले जो लिखना होगा वो चीज हम लिख लेते हैं। तो थोड़ा लिखेंगे बच्चों स्टार्टिंग में अपन कि माना माना किसी
चालक की लंबाई L, उसके बाद कॉमा अनुगमन वेग V सफिक्स D तथा क्षेत्रफल A है। फिर आगे लिखना है कि यदि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो संख्या है ना बबुआ n हो, तो देखिए इतना तो हर हाल में लिखना पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहां से आप बच नहीं सकते। आप एकदम शॉर्ट में अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं भैया इसमें हो सकता है कि आपका नंबर कट जाए, लेकिन इतना जो चीज सामने है वो तो दर्शाएंगे कि माना किसी चालक की लंबाई L है, अनुगमन वेग V सफिक्स D, क्षेत्रफल A है, कि यदि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या n हो तो एक सेकेंड में प्रवाहित आवेश या प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक सेकेंड के अंदर जो संख्या होगी ना बच्चों, वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी NE, उसके बाद यहां पे NE है क्या है, मतलब NaVd है, ठीक है, अभी केवल NaVd है। फिर यहां पे लिखेंगे आगे थोड़ा लिखेंगे कि ये तो एक सेकंड में है, तो अब लिखेंगे कि T सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भैया अब T सेकंड में क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसी में T ऐड हो जाएगा, यानी NaVd, और ये क्या हो जाए इनटू का T हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है भैया। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, हम परिपथ में प्रवाहित आवेश निकालेंगे, तो लिखेंगे कि आवेश, यहां से अभी हमको क्या निकालना है, आवेश। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू का E। तो N का मतलब यहां से पूरा क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन की संख्या से है। N का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा Q बराबर N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहां पर जो हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या T सेकेंड में निकाला है, तो ये हो जाएगा NaV सफिक्स D इंटू का T, ये इतना हुआ, इंटू का ये हो जाएगा E, ठीक। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सही से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कि Q बराबर, ऐसे ही रहने दीजिए, अभी कुछ ना करिए, ये इतना Q के बराबर आ गया। अब लिखेंगे परिपथ में धारा, ठीक, तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। अब परिपथ में प्रवाहित धारा, तो प्यारे बच्चों धारा के लिए सूत्र क्या होता है, I बराबर Q अपान T, यही तो होता है सूत्र, I बराबर Q अपान T। पहला ही भैया टॉपिक ये था इस चैप्टर का, तो ये हो जाएगा I बराबर Q के स्थान पे पूरा रख दीजिए Na, ठीक है, ये V सफिक्स D इंटू का T फिर इंटू का E, ये पूरा इतना है, और नीचे है प्यारे बच्चों T, तो भैया T से T कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर N, थोड़ा सही से लिख देते हैं, NeAV सफिक्स D, ठीक। यही तो प्रूव करना था, हमने पहले भी बताया था भैया कि यही निकालना है, ठीक है, कि I बराबर NeAV सफिक्स D।
यहाँ पे सब कुछ अगर आप देखना चाहें तो भैया हमने बताया ना, सैंबल कभी कभार पूछ लेता है। याद रखना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो सब कुछ लिख सकते हैं कि आई क्या है, एन क्या है, ठीक, ई क्या है, ए क्या है, और वी डी क्या है, तो आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ठीक है ना। कि आई क्या है भैया, धारा, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, कितना आवेश, कितना चार्ज होता है ना, 1.6 × 10⁻⁻19। ए क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है। वी सफिक्स डी क्या है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए और अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के साथ क्या संबंध होता है। देखिए जितना भी इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट है वो भी इतना, ये भी उतना ही है, लेकिन इसके पहले वाला वो तो कुछ ज्यादा ही है। अब ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बात वही होती है बच्चों कि कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो कुछ के संभावना जो भाई होती है आने की संभावना कुछ कम होती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आता है ज्यादातर कि धारा घनत्व किसे कहा जाता है और इसका अनुगमन वेग से क्या संबंध है। तो चलिए देखते हैं कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इसे जे से दर्शाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि जे बराबर आई अपॉन ए, यही तो कह रहा है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल यानी ए क्षेत्रफल में बहने वाली धारा यानी आई को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वैद्युत धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, धारा घनत्व के बराबर फार्मूला हो जाता है। बट हमको जे तथा वी सफिक्स डी में संबंध चाहिए। तो अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, चूंकि यहां पे आप याद रखना कि चूंकि, अब इतना याद रखना कि यहां कि भैया आई बराबर, अभी इसके पहले आपने क्या निकाला था, आई बराबर आपने एक संबंध निकाला था कि एन ई ए वी सफिक्स डी। भाई वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व के बीच यही संबंध आपने निकाला था। अब ये जब वैल्यू हम यहां पे रख देंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे बराबर हो जाएगा आई के स्थान पे रखेंगे एन ई ए वी सफिक्स डी अपान का नीचे क्या हो जाएगा ए। तो इसमें पूरा सब कुछ वही रहेगा, केवल ए कट जाएगा। तो जे बराबर एन ई वी सफिक्स डी, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व के बीच संबंध हो जाएगा, क्योंकि जे क्या है, धारा घनत्व, वी सफिक्स डी या वी डी पढ़िए आपकी मर्जी, तो यही धारा घनत्व है, ठीक है। ये क्या है, अनुगमन वेग है, ये धारा घनत्व। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। भाई एक चीज और ध्यान देना, मात्रक अगर निकालना हो, हाँ मात्रक वगैरह साथ में लेते चलिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मात्रक में कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभार पूछ लेता है बहुविकल्पी में भी। तो मात्रक, भाई धारा का मात्रक एम्पियर, ऐसे निकालेंगे, है ना, एम्पियर, और बटे में है तो यहाँ प्रति लगा देंगे, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा। आप विमा निकालना चाहें वो भी आराम से निकाल सकते हैं, नोट कर लेना। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परिभाषा पूछा है
और इस पे जो फार्मूला है ना उस पे न्यूमेरिकल आता है, इसलिए इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे। अभी पिछले साल ही इस पे भैया एक न्यूमेरिकल आया था 3 नंबर में कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसकी परिभाषा और साथ में इसका मात्रक आपको लिखना है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व मतलब J के अनुपात को, तो भैया हमने अनुपात लगा दिया, बटे का मतलब अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यानी रो। पी मत समझ लेना, रो हल्का टेढ़ा होता है ऐसे, रो। तो रो बराबर E अपान J, तो यही चीज है। ठीक, अब देखिए सूत्र से ही हमने बताया ना, परिभाषा बन जाता है। क्या बोल रहा है कि किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात ही क्या कहलाता है, रो। तो रो बराबर E अपान J ये होता है। बट ये आपका मेन फार्मूला नहीं है भैया, ये आपका मेन फार्मूला नहीं है बच्चों। आपका मेन फार्मूला क्या है, चलिए बताते हैं। अब यहां से अगर आप नजर डालें, तो एक नजर यहां पे डालें तो हमको मालूम है, देखिए हम सभी जानते हैं बच्चों कि चूंकि E बराबर, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि सिरों के बीच विभवांतर दिया हो और चालक की लंबाई दिया हो, तो ऐसे केसेस में E बराबर V अपान L हो जाता है। अभी देखा आपने अनुगमन वेग वाले में। फिर उसके बाद बच्चों अभी चूंकि J बराबर भी आपने देखा I अपान A होता है, इसके पहले वाले फार्मूले में। ठीक है, अब जब ये वैल्यू हम रख देंगे ना इस पे, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, रो बराबर E के स्थान पे V अपान L रख दीजिए, और यहां पे भैया J के स्थान पे I अपान A रख दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि रो बराबर ये हो जाएगा V अपान L, तो भैया इसको ऊपर भेज सकते हैं A अपान I, ये ऐसा हो जाएगा भाई, बटे का बटे है तो ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और सजा देते हैं हम, इसको और सजा दिए बबुआ, तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। तो जब लिखेंगे तो रो बराबर V के नीचे I कर देते हैं, V अपान I और इनटू का क्या कर देते हैं, ये रख देते हैं, V अपान I कर दिया और ये A अपान L कर दिया, यहां A अपान का L। अब ये V अपान I किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के, तो लिखना चाहे लिख सकते हैं, चूंकि V अपान I ये बराबर प्रतिरोध के है, ओम का नियम अभी आगे देखेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि रो बराबर इसके पूरे के स्थान पे R, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, RA अपान नीचे क्या है L। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो फार्मूला हम सही से लिखेंगे, तो रो बराबर RA अपान का L, रो बराबर RA अपान L, और यही आपका क्या हो जाता है, मेन वाला फार्मूला हो जाता है। ठीक है, जहां पर भाई रो क्या है वो तो हमने बता दिया, विशिष्ट प्रतिरोध। R क्या है, तो प्रतिरोध है। A क्या है, तो क्षेत्रफल है। L क्या है, तो भैया चालक की लंबाई है। तो यहां पे अब मात्रक लिखना चाहें, जो मात्रक लिखना चाहे, तो प्यारे बच्चों मात्रक क्या हो जाएगा, तो भाई मात्रक देखिए, अगर यहां पे देखें तो भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, नीचे है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, यहाँ केवल और केवल मीटर बचा है, पर यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर होगा, क्या होगा भाई, नीचे लंबाई है, तो यहाँ पे 1 मीटर बचा, यहाँ से 1 मीटर कट गया, तो बचा क्या, ओम मीटर। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक है वो ओम मीटर हो गया। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए भैया इसको जल्दी से, इसको हो गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। तो ओम का जो नियम है ना, ये तो भैया अपने आप में धुरंधर क्वेश्चन है, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ओम का नियम अकेले पूछेगा तो प्यारे बच्चों 1 नंबर का, बट ओम का जो नियम है, यहां पे क्वेश्चन पूछता है
कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, तब ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का बन जाता है। तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लगभग लगभग हर साल किसी ना किसी पेपर सेट में आता ही आता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ओम के नियम को जानेंगे। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा डोंट वरी, कोई दिक्कत ना, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको यहाँ क्लास 10th के मिलेंगे। जैसे ओम का नियम परिभाषा हो गया, फिर वैद्युत ऊर्जा हो गया, ठीक है, साथ ही वैद्युत शक्ति हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ से काम थोड़ा आराम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे काम आसान पड़ जाएगा आपका। ओम का जो नियम है क्या कहता है, यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था, जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ये चालक की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी ये कांस्टेंट रहे, तो ऐसे अवस्था में चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उनमें उसमें यानी उस चालक में बहने वाली जो धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि जैसे कोई चालक है, किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदला जाए, जैसे ताप, दाब, ठीक है, आयतन, क्षेत्रफल, ये सारी चीजें यहाँ पे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल। तो कह रहा है ऐसी अवस्था में चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और इसमें जो बहने वाली धारा है, ठीक है, इनका जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, वो नियत होता है, और यही अपने को अभी प्रूव करके दिखाना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से भैया हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहां पर पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा ओम के नियम के बारे में। तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा धारा आई हो, तो भैया धारा आई हो तो तब प्यारे बच्चों उसमें जो उसके सिरों के बीच जो लगा विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अगर भैया धारा का मान बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, विभव में बढ़े वृद्धि होगी, धारा बढ़ेगा, यानी ये चीज होगा, धारा कम होगा, विभवांतर कम होगा, ये चीज, ठीक है। अगर यही कांस्टेंट हम हटा दें, यही कांस्टेंट हम हटा दें तो V बराबर यहां पर कुछ ना कुछ नियतांक के रूप में आ जाता है, उसी को R कहा जाता है इनटू का I, या फिर इसको जब सही तरीके से लिखते हैं तो इसे ही V अपॉन I लिखा जाता है, यानी इसको नीचे लाएं और ये बराबर के R हो जाता है। और जहां पर लिखना चाहे लिख सकते हैं, जहां R ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब प्यारे बच्चों R एक नियत होता है। तो अर्थात इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि V अपॉन I बराबर क्या है, नियतांक लिख सकते हैं, या कांस्टेंट भैया लिख सकते हैं, या नियत लिख सकते हैं, और यही क्या हो जाता है, ओम का नियम हो जाता है। ठीक, ये R क्या है, यहाँ पे नियतांक होता है, नियत होता है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम ओम के नियम का सत्यापन पूरा करेंगे। हो गया ना। अब देखते हैं पूरा ओम का जो नियम है वो अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम को समझते हैं। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, मैंने बताया ना कि भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि यदि लिखेंगे कि यदि किसी चालक में बहने वाली चालक में बहने वाली धारा आई हो तो भैया जब बहने वाली धारा आई हो तो आपने भी आई बराबर निकाला है, क्या निकाला है, तो जब बहने वाली धारा आई हो
तो आपने आई के बराबर फार्मूला भी डेरिवेशन किया, आई बराबर एन ई ए, आई बराबर एन ई ए वी सफिक्स डी। ठीक है, अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। बाकी दिखाना चाहते हैं आप लंबा चौड़ा दिखा सकते हैं वो फिर से एक बार निगमन में, लेकिन क्या ही जरूरत है, हमें पहले से ही पता है। ठीक, इतना लिख दिए। फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे कि यदि अनुगमन वेग v सफिक्स डी हो तो भैया इसका अनुगमन वेग के बराबर सूत्र क्या होता है, v सफिक्स डी बराबर, हमने इसको पढ़ा है ई वी अपान का एम एल पढ़ा है इनटू का टाउ, यही तो देखा है भी अनुगमन वेग का भी फार्मूला। इसीलिए तो हमने बताया ना, दोनों का डेरिवेशन हमने ऑलरेडी देख रखा है, इसीलिए ये टॉपिक अब एकदम आसान आपको लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। अब उसके बाद हम यहां पर भैया ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे हम करेंगे क्या, हमने निकाल लिया कि आई बराबर एन ई ए वी सफिक्स डी, और यहाँ वी सफिक्स डी के बराबर ये फार्मूला। अगर आप देखें तो इसमें भी भाई वी सफिक्स डी या वी डी है, तो वी डी का मान जो है या वी सफिक्स डी कह लें, इसका मान हम समीकरण 1 में रख दें। तो यहां पर रखेंगे कि वी सफिक्स डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया इसका जो मान है ना बच्चों वो रख दीजिए। जब हम मान रख देंगे ना, तो यहां पर पूरा मान रखने के बाद क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, मान जब रखेंगे तो आई बराबर मान में यहां पे ये हो जाएगा एन ई ए, अब इसके स्थान पे पूरा रखेंगे ई वी अपान का एम एल, ये पूरा, उसके बाद ये टाउ रहा। ठीक है ना, तो इतना हो गया, इतना यहां तक कि कोई समस्या हुई नहीं, ना होनी भी नहीं चाहिए। अब क्रॉस हम गुणा कर सकते हैं, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर, तो इसका गुणा इधर जब करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों, जब हम क्रॉस गुणा करेंगे, पहले ध्यान से समझिए, इसमें नीचे एम एल है, ये आई के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि आई इंटू का एम एल बराबर, इधर क्या है, तो इधर का पूरा एन ई ए ई वी है, तो या फिर लिख सकते हैं एन ई, अब ई 2 बार है तो एन ई स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, एन ई का स्क्वायर कर दीजिए, ए है ए रख दीजिए, ए है ए रख दिया हमने, वी है भैया वी रख दिया, उसके बाद टाउ भी रख दिया, मतलब इतना, ये इतनी चीजें इधर आ गई। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर हम ये चीज हमें भैया v अपान आई के रूप में लिखना है, तभी ओम का नियम आएगा, तो हम ये कह सकते हैं, इसको इधर वाल रख लीजिए, तो एन ई स्क्वायर ए वी उसके बाद टाउ बराबर ये आई इंटू का एम एल, फिर से एक बार लिख दिए हैं, कुछ नहीं किया है, ये थोड़ा मतलब ये चीज इधर लिख दिया है, ये चीज उधर, ठीक भाई, चाहे आप 2 बराबर 4 लिखो, चाहे 4 बराबर 2 लिखो, कोई समस्या ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हमने कहा ना आई अपान वी के रूप में लिखेंगे, तो ये जो वी है इसको रहने देते हैं, अपान ये आई इधर ले लेते हैं बच्चों, वी अपान जब आई ले लेंगे तो जरा देखिएगा क्या बचेगा, इधर तो एम एल बच जाएगा, है ना, यही हमने क्या किया, ये वी है और आई इधर ले ली, अब बाकी जो बचा है इधर नीचे भेज दीजिए, तो इधर बच गया एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर, उसके बाद ये ए है, फिर उसके साथ में ये टाउ है ना, एन ई स्क्वायर ए फिर टाउ, क्योंकि वी तो यहाँ है। ये इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, थोड़ा सा लिखेंगे कि यदि क्या कर दें, कि इसमें हम क्या कर दें भैया, ध्यान से समझना, कि यदि यहां पे m जो है यानी जो लंबाई है उसको भी कांस्टेंट कर दें, जो लंबाई है वो भी क्या है, नियत कर दें, लंबाई भी नियत कर दें, याद रखना। अब उसके बाद इसमें
जो लेंथ है, मतलब सॉरी, पहले द्रव्यमान है m, वो क्या कर दें नियत, फिर उसके बाद जो लंबाई है वो भी क्या है बच्चों, वो भी हम क्या है कांस्टेंट कर दें, नियत कर दें। और साथ ही साथ जैसे अगर हम देखें क्षेत्रफल, यानी इसमें हम भाई तार जैसे द्रव्यमान हो गया वो नियत, लंबाई हो गया वो नियत, क्षेत्रफल हो गया वो भी नियत। ठीक है, वो ये सबके सब क्या है कांस्टेंट, क्योंकि ओम का नियम यही तो कहता है यदि चालक की भौतिक अवस्था, ठीक जैसे हमने बताया ना, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, ये सब भौतिक अवस्था को नियत कर दिया जाए, तो हम इसी फार्मूले में ये सारी चीजें अगर नियत कर देंगे, तो ये नियत पूरा कर देंगे, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पूरा वैल्यू है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का जो पूरा वैल्यू है एम एल अपान ये एन ई स्क्वायर ए इंटू का टाउ, ये पूरा का पूरा फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा भैया, ये पूरा कांस्टेंट यानी पूरा का पूरा नियत हो जाएगा। तब ऐसी सिचुएशन में ये हम क्या करेंगे, v अपान आई बराबर इस पूरे के स्थान पे जब नियत हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट यानी नियतांक, या इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं भैया कि v अपान आई बराबर इसको लिख सकते हैं नियत या नियतांक। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, नियतांक। और आपको पता होना चाहिए कि यही क्या है, ओम का नियम है, हमने शुरू में ही बताया है, तो आप लिख सकते हैं कि यही क्या है भैया, ओम का नियम है। ठीक है ना, सिंपल, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा गुणा भाग इधर उधर करके, अरे कुछ ही नहीं है भैया, क्रॉस गुणा करा दिए उसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या है, ठीक, और वैद्युत ऊर्जा के फार्मूले कई हैं, और फार्मूले जो हैं भाई सबके सब महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनपे भी अगर बात किया जाए तो न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है, और जब भी पूछा जाता है 1 नंबर में परिभाषा आएगा, जब ये 1 नंबर में भाई जब पूरा सूत्र के साथ आ जाता है कि वैद्युत ऊर्जा क्या है, इसको विभिन्न पदों में लिखिए, तब जाकर 3 नंबर का बनता है। तो जब किसी चालक के भीतर वैद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है, तो उसके लिए जो भी ऊर्जा व्यय होती है, मतलब खर्च होती है, वही क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। इसे W से दर्शाते हैं। अब जैसे मान लिया, लिखेंगे जैसे कि माना किसी चालक के सिरों का विभवांतर वे तथा आवेश क्या है भैया, क्यों है। तो ऐसे अवस्था में जो फार्मूला है होगा W बराबर V गुणे क्यों हो जाएगा। मतलब जैसे चालक के, मान लेते हैं कि चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर V है, और आवेश क्या है भैया, हाँ वो क्या है, क्यों है। तो W बराबर V इंटू क्यों हो जाता है। अब यहां से कई पदों में हम लिख सकते हैं। अब कई पदों में किस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा, चूंकि हमको पता है प्यारे बच्चों, क्यों के बराबर एक सूत्र होता है I इंटू टी, है ना, होता है, बिल्कुल होता है। तब ये फार्मूला बन जाएगा W बराबर V, यहाँ पे आई टी रख देंगे, V इंटू आई इंटू टी। तो एक सूत्र तो ये बन गया, एक सूत्र भैया ये बन गया। ये किसके पदों में बन गया, तो विभवांतर तथा धारा के पदों में, है ना, ये एक सूत्र बन गया। अब देखिए हमने बताया ना कई सूत्र हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे। ये एक सूत्र हो गया। अब इसी में भाई V बराबर क्या है, I इंटू आर, कहां से ऐसा,
क्योंकि प्यारे बच्चों V अपान आई बराबर ये R के होता है, यही तो ओम का नियम है। तो यहां से अगर लिखना चाहते हैं तो हम V बराबर आई इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक हमने बताया ना कि एक चीज और ये होता है कि चूंकि V बराबर आई इंटू आर भी होता है, तो भैया जब V बराबर आई इंटू आर भी होता है तो यहां पर जब इसमें रख देंगे प्यारे बच्चों, तब जाकर के ये सूत्र आपका बन जाएगा। इसके स्थान पे क्या रखेंगे, आई इंटू आर, एक आई ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि टी यहां पहले। तो एक सूत्र आपका ये भी आ गया। अब ये किसके पदों में आया, तो ये धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। जैसे क्वेश्चन आपसे कभी कभार करेगा कि भैया वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है, एक नंबर में पूछता है कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र धारा तथा प्रतिरोध के पदों में लिखिए, या ऐसे पूछ लेगा कि भैया विभवांतर तथा धारा के पदों में लिखिए। तो ये चीज भी याद रखना। अब यहां से ये चीज हो गया। इसका एक और फार्मूला होता है एक और तरीके से, चूंकि I बराबर V अपान आर, अभी हमने बताया ना ये भी होता है, I बराबर V अपान आर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही चीज जब V बराबर I, अब यहां पे ध्यान दीजिए ये बराबर आर के, तो जब हम आर यहां से I यहां ले जाएंगे तो आर यहां आ जाएगा। तो जब ये मान रखेंगे तो जरा बताना बच्चों कि ये W बराबर क्या बनेगा, W बराबर भाई यहां पे देखिए I के स्थान पे जब ये रखेंगे V अपान आर, तो ये V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I के स्थान पे ये मान रखेंगे। फिर इनटू का ये R है और T है, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो ये W बराबर क्या बचा, ये V स्क्वायर अपान आर टी। तो ये भी एक सूत्र बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने ऐसा क्यों किया, ये किसके पदों में, विभवांतर तथा प्रतिरोध। अब यहां पे तीन फार्मूले हैं, हमने इसीलिए किया क्योंकि न्यूमेरिकल में भाई जब V और I का मान देगा आप ये सूत्र लगाओगे, जब I और R का मान देगा तब ये सूत्र लगाओगे, और जब V और R यानी विभवांतर और प्रतिरोध का मान देगा तो ये फार्मूला। तो यहां से भैया तीन तरीके से हमने इसके सूत्र को निकाला। अब बात कर लें इसका जो मात्रक होता है, तो भैया मात्रक क्या होता है बच्चों, मात्रक क्या होगा, जूल होता है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रा जूल, नोट कर लेना जल्दी से। हो गया, चलिए अब देखते हैं वैद्युत शक्ति क्या है। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिल्कुल अभी जो हमने देखा वैद्युत ऊर्जा बिल्कुल सेम उसी तरीके की, अब आपने उसको देख लिया, ये वाला आराम से बना सकते हो कि देखिए वैद्युत शक्ति क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर। वहां पर क्या था कि भैया जो भी ऊर्जा खर्च होती है उसे कहते हैं मतलब वैद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को क्या कहा जाता है, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, पी से दर्शाते हैं। तो भैया फार्मूला जो होता है वो होता है बच्चों P बराबर, फार्मूला होता है कि P बराबर W बाई टी, P बराबर W बाई टी, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि भैया जो ऊर्जा व्यय होती है, ठीक, उसके व्यय होने की समय दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। P बराबर W बाई टी। अब आप एक चीज ध्यान देना, चूंकि हमको पता है, चूंकि अभी देखा ना आपने W बराबर क्या आपने देखा था, V इंटू आई इंटू टी पढ़ा था, है ना, ये चीज पढ़ा फार्मूले में, आपने यहां पर देखा, आप देख भी सकते हैं भैया। हाँ ये देखिए, इसमें इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए भाई W बराबर V इंटू आई इंटू टी देखा है आपने, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसमें, एक मिनट,
कहाँ गया भाई? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पेज गायब हो गया क्या यार? एक मिनट। हाँ, तो देखिए हमने क्या देखा भैया? देखिए हमने ये बताया कि P बराबर W बाई टी। P बराबर W बाई टी बच्चों, ये फार्मूला आपको दिया। ठीक। अब उसके बाद हमने यही तो बताया ना, चूंकि हमने W बराबर यानी वैद्युत ऊर्जा बराबर V इंटू आई इंटू टी, ये फार्मूला निकाला था। जब ये फार्मूला मतलब मेन आपका ये फार्मूला है, अब यहां से भी 3 से 4 सूत्र बनेंगे, तो ये सूत्र जब हम इस पे रख देंगे तब जाकर आपका एक फार्मूला क्या बनेगा, यहां पर भैया P बराबर, देखिए W के स्थान पे जब हम V इंटू का आई इंटू का टी रख देंगे और नीचे भैया फार्मूले में T है, तो T से T कैंसिल हो गया, तब जाकर के आपका एक सूत्र बन गया P बराबर क्या चीज, V इंटू का आई। ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है भैया, ये एक फार्मूला आपका बन गया, ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये एक सूत्र समझ में आ गया। अब एक चीज हमने बताया, इसमें भी सेम उसी तरीके से, चूंकि इसमें भी वही चीज कि भैया V बराबर आई इंटू आर, पहले प्रतिरोध के पदों में निकाल लो फिर धारा के पदों में निकाल लेना। तो जब ये चीज रखेंगे तब जाकर सूत्र क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा P बराबर, इसके स्थान पे आई इंटू आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो भैया यहां पे एक सूत्र और बन गया। मतलब ये क्या था, पहला वाला विभव और धारा के पदों में था, ये वाला धारा तथा प्रतिरोध के पदों में है। तो अब यहां से हम और निकालेंगे अब। ठीक है, अब यहां पे भैया एक और निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि अब आई बराबर भी V अपान आर। भैया हम धारा के पद, देखिए हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि भाई कौन सा सूत्र यानी किस पे पता चले, ऐसे भाई विभव का मान दे देगा और धारा का मान दे देगा, आप पता चले ये वाला सूत्र याद करके बैठे हो तो कहां से काम चलेगा, नहीं होगा ना। इसलिए याद रखना बबुआ, तो ये चीज होता है। और वैसे भी कुछ है नहीं, क्योंकि W बराबर ये सूत्र होता है तो हमने यहां रख दिया, तो भाई जो कटना था कट गया। ठीक है, तो यहां पर ये बना। अब V बराबर आई इंटू आर, भैया ये ओम का नियम कहता है, तो हम जब मान रखेंगे तो ये एक नया सूत्र बन गया। अब I बराबर V अपान आर, ये भी ओम के नियम से होता है, तो अब हम धारा के पदों में निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा P बराबर, अब अभी भाई धारा I के स्थान पे ये है तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और गुणे में एक आर है, तो भैया एक आर से एक आर कट गया, तो P बराबर क्या रखेंगे, V स्क्वायर अपान आर। तो ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इस पे भी सूत्र आते हैं सबसे ज्यादा बच्चों, एक तो इस वाले पे, एक इस वाले पे, इन्हीं दो पे ज्यादा आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक, बाकी बात कर लें मात्रक की, तो भैया शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है बताना। ठीक है, वाट होता है, क्या होता है, वाट। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। अब चलिए चलते हैं इस चैप्टर के एक दमदार टॉपिक की तरफ। अब जो हम टॉपिक देखेंगे, अब जो बचे टॉपिक हैं वो इस चैप्टर के सबसे लाजवाब टॉपिक हैं बच्चों। ठीक, ये टॉपिक इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। सबसे पहला हम बात कर लें बच्चों, तो वो है किरचॉफ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना भैया। ठीक है ना, तो किरचॉफ का नियम, जैसे किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दो नियम होते हैं। अगर एक नियम पूछ लेता है तब आपका ये क्वेश्चन बच्चों ज्यादातर वो 3 नंबर में बना देगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों नियम पूछता है तब ये 5। तो भैया एक नियम तो बहुत कम पूछता है, डायरेक्टली भैया पूछेगा वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए या किरचॉफ के नियम को समझाइए, तब ये जाकर पूरे 5 नंबर का टॉपिक बन जाता है।
चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल रटाएंगे नहीं, एकदम एक एक टॉपिक अंदर से आपको हम फील करवा देंगे, है ना। एक बार आपके दिल में ये बस जाएगा तो टॉपिक कभी निकलेगा नहीं। तो देखिए, वैद्युत परिपथ का जो किरचॉफ का जो पहला नियम है, इसको प्यारे बच्चों एक तो संधि का नियम कहते हैं, एक तो इसी को धारा का नियम कहते हैं। ठीक, संधि का नियम या धारा का। अगर आ गया कि वैद्युत परिपथ संबंधी भैया संधि का नियम लिखिए, तो समझ जाना कि किरचॉफ का पहला नियम पूछ रहा। अब देखिए, पहला नियम कहता क्या है, पहले नियम जान लेते हैं थोड़ा, कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। और यह नियम ही क्या है, मतलब ये नियम क्या है, किरचॉफ का पहला नियम होता है। और ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है कि किरचॉफ का पहला नियम मतलब आधारित होता है, ठीक है, तो ये याद रखना कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो चलिए देखते हैं, अब इसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम एक परिपथ बना दिए, अब यहां पे समझना बच्चों, यहां पे पहले नियम देख लेते हैं। नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा मतलब आई का बीज गणितीय योग मतलब यहां पे सिग्मा बराबर कह रहा है 0 होता है। तो एक प्रकार से भाई मैथमेटिकल जो फार्मूले के रूप में लिखेंगे वो तो ये है कि सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा क्या है, बीजगणितीय योग इसे कहा जाता है, मैथ में आप जानते हैं। ठीक है, सिग्मा आई बराबर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चलिए आप अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं भैया कि जैसे 3 आदमी हैं, भाई राम श्याम घनश्याम है ना, राम श्याम घनश्याम। एक नहर है भाई, एक नहर से वो अलग अलग भाई सिंचाई करते हैं। नहर में पानी आ रहा है और वो तीनों उस नहर से अपने अपने खेतों में नाली के माध्यम से, यानी नालियां बटी हैं कि एक छोटी से नहर में जितना पानी आ रहा है तो वो पानी बढ़ जा रहा है तीनों नालियों में। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक नहर में या एक नाली में जितना पानी आ रहा है, अब उसके बाद वो आगे चल के मान लेते हैं कि वो बट गया, वो इस तरह से बट गया। यहाँ पे एक नाली हो गया, एक नाली ये हो गया, एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राम ये पानी निकाल लगा कर बैठे हैं खेत में, दूसरा यहाँ पे ये श्याम है, ठीक है, और यहाँ पर एक है घनश्याम। राम श्याम घनश्याम मतलब ये कह लें कि इसमें जितना पानी आएगा इन तीनों नालियों में भी इतना पानी है। कहने का अर्थ यह है कि किसी संधि पर आने वाली धारा का योग जितना होता है उस संधि से बाहर निकलने वाली धारा के योग के बराबर होता है। मतलब प्यारे बच्चों, जितना पानी समझ लो इसमें आएगा वो उतना ही पानी इन तीनों नालियों में बट जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अर्थात इसका मतलब ही होता है कि अगर इसको सही से लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 और उसके बाद अब ध्यान से, अब एक बार ये ध्यान देना बच्चों, ये अंदर की तरफ आई है तो इसलिए हमने सब प्लस प्लस रखा है। अब जब बाहर की तरफ जब सब जा रही है इसके बाद से, ये -I4 -I5 -I6 और ये बराबर 0, क्योंकि कह रहा है इनका बीजगणितीय योग 0 होता है। अब यहां से भाई जब हम बराबर करके इसको उधर भगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये बराबर किसके, I4 प्लस I5 प्लस किसके, I6
6 के, I6 के, यानी इन सभी के बराबर होता है। और यही क्या होता है प्यारे बच्चों, यही हो जाता है संधि का नियम या फिर धारा का नियम। तो समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल सा नियम है, सीधी सी बात। इस पे न्यूमेरिकल ऐसे ही लगेगा, याद रखना। ठीक ऐसे कोई परिपथ बना देगा बच्चों, परिपथ ऐसे बना देगा, मतलब जिसमें ऐसे कोई परिपथ बना देगा, एक तीर अंदर की तरफ दे देगा, एक तीर बाहर की तरफ, एक तीर फिर ऐसे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ठीक, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये वाला जो होगा, जो बाहर की तरफ निकले हैं वो बराबर के उधर जाएंगे, तब उनको प्लस कर देना है, और जितने अंदर की तरफ हैं वो प्लस में बराबर के। ठीक, तो ये ध्यान देना, यानी इनका मतलब हम लास्ट में अगर आपको एक ट्रिक बताना चाहें तो इसमें आप याद कर लेना कि आने वाली धारा का योग, आने वाली धारा का योग ये बराबर होगा भैया जाने वाली धारा का योग। ठीक, यानी किसी संधि पर आने वाली धारा का योग जो होता है वो उस बिंदु से बाहर जो धारा निकलेंगी उनके योग के बराबर। तो इसमें ऐसा करता है, सबका मान दिया रहेगा, किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा, एक्स बोल देगा या वाई बोल देगा या जेड बोल देगा, पूछ लेगा इसका मान कितना होगा, तो बस आपको निकालना होगा। वो हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब आपको समझाएंगे अच्छे से। तो ये पहला नियम है, नोट कर लेना बच्चों। आगे देखते हैं दूसरा नियम। अब देखिए दूसरा नियम जो है भैया, दूसरा नियम ये भी बहुत ही प्यारा नियम है। इस पे तो न्यूमेरिकल 5 नंबर का बनता है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया पहले नियम से भी ज्यादा, क्योंकि इसमें 5 नंबर का न्यूमेरिकल बनता जरूर है। अगर किरचॉफ का नियम नहीं आया तो इस पे 5 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। कि दूसरा नियम जिसे लूप का नियम या वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम कहते हैं। ये नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भाग में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो है उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और ये जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 1 मिनट थोड़ा टाइम देना, पानी पी लें, गला सूख रहा है। चलिए अब यहां पे थोड़ा परिपथ बना लेते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से हम समझाते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम एक परिपथ बना लेते हैं, फिर बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवा देते हैं। ठीक, ऐसा फिर आप भी कहेंगे कि सर आज तक ऐसा नहीं देखा, मजा आ गया, आप भी बोलोगे। चलिए अब यहां पे ध्यान देना। अब प्यारे बच्चों यहां से अगर आप नजर डालें तो दो बंद पास हमने बनाए हैं। क्या बनाया है, दो बंद पास। यहां पे मान लिया कि कोई बंद पास, ये एक बंद पास है, पहला बंद पास,
ये दूसरा बंद पास है, ठीक। उसके बाद या फिर आप ए बी सी डी नाम दे दीजिए, ठीक, इधर ए एफ नाम दे दीजिए। अब यहां पे भैया मान लेते हैं कि धारा इसमें बह रही है, I1 है, और इसमें जो धारा है वो I2 बह रही है। इसके संगत जो प्रतिरोध है वो R1 है, इसमें भाई प्रतिरोध R2 है, इसमें प्रतिरोध R3 है, और ये धारा मिलकर यहां पे बच्चों जब आ रही है तो ये धारा मिलकर भैया I हो जा रही है। मतलब यहां आने के बाद ये धारा I1 प्लस I2 दोनों का योग हो जा रहा है, ठीक है। फिर से ये धारा इस तरह से चल रही है, मतलब ऐसा ही चक्र चल रहा है। अब यहां पे बोला क्या है, ये परिपथ आप समझ जाओ, इसी परिपथ पे भी पूरा न्यूमेरिकल चलता है, इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें पहले हम मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं इस नियम को प्यारे बच्चों। नियम ये कह रहा है कि ये बोल रहा है कि किसी, देखिए वैसे देखेंगे तो आपको लंबा चौड़ा लगेगा, इसलिए उस तरह से नहीं देखना, केवल अच्छे से वैसे समझना कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, तो परिपथ है, प्रत्येक बंद पास बोल रहा है, तो इसमें दो बंद पास हैं, बंद पास के विभिन्न भाग में, तो भैया दो यहाँ पे इसके बंद पास में दो भाग हैं, भाग 1 भाग 2 में बहने वाली धाराओं, तो भैया बहने वाली धारा आई है, तथा उसके संगत प्रतिरोध, तो उसके संगत क्या है, प्रतिरोध है, का बीजगणितीय योग, मतलब इनके गुणनफल का बोला है तो गुणनफल का बीजगणितीय योग जो है, तो भैया सिग्मा लगा दिया, बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, यानी इसमें विद्युत वाहक बल जो लगा है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, ठीक, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग, तो इसका भी बीजगणितीय योग लगा दें, के बराबर होता है, तो भैया इसके बराबर कर दें। यही तो बोल रहा है ना बच्चों। अगर आप देखें तो इसमें कुछ कठिन है, अरे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि भैया यहाँ ये नियम ये कहता है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत, भाई बहने वाली धारा आई है तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको चलिए अच्छे से समझते हैं फार्मूले की तरह, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब हम लिखेंगे, अब हम थोड़ा लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे ये कि बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए, अब बंद पास एक में हमने बताया, अब ध्यान देना बंद पास एक में क्या है, तो सबसे पहले भाई ये नियम का ही पालन करेंगे, भाई धारा क्या है I1 गुणे प्रतिरोध क्या है R1, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, धारा ऐसे आ रही है, फिर धारा ऐसे की बजाय ऐसे अगर जाती, धारा की दिशा देखिए ये ऐसे आ रही है, लेकिन यहां पे धारा इस तरफ है, अगर ऐसे धारा जाती तो प्यारे बच्चों यहां प्लस लगाते, क्या लगाते, प्लस, लेकिन धारा इधर, धारा ये धारा अंदर की तरफ आ रही है तो ये माइनस, ये चीज भी ध्यान देना, और ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, ठीक है, इसलिए यहां माइनस लगा दिए। अब इस दूसरे वाले में धारा क्या है I2 है, प्रतिरोध क्या है R2 है, बराबर, अब इसमें विद्युत वाहक बल भी वही चीज लगेगा भैया, E1 माइनस का E2, इक्वेशन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, यहां पे यही नियम हो जाएगा। यानी इसी तरह से जैसे समीकरण बनता है जब आप सवाल लगाओगे, यानी जब न्यूमेरिकल लगाओगे, इसी तरह से अब लिखेंगे बच्चों कि बंद पास दो के लिए, अब जब बंद पास दो के लिए, ध्यान देना भैया, बार बार हम बोल रहे हैं कि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो ऐसे ही ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है, एक फार्मूले की तरह इसको समझ लो बस। अब जब बंद पास में, अब आप समझ जाएंगे इसको कि भाई अब क्या करेंगे, बंद पास हम दूसरे के लिए, इसमें धारा क्या है I2, इसमें धारा क्या है I2, प्रतिरोध क्या है R2। अब उसके बाद देखिए जरा, ये धारा ऐसी आई, इसमें धारा देखिए ऐसी दिशा में जा, ये सही दिशा में धारा ऐसे जा रही है, तो इसलिए इसमें प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे भाई धारा क्या है, ये I3 है, यहाँ I अकेले लिखे हैं, तो ये वाली है I3, तो यहाँ पे हो जाएगा
क्या चीज, ये हो जाएगा I3 गुणे इसके साथ प्रतिरोध क्या है R3 और बराबर इसमें विद्युत वाहक बल। तो भैया इस वाले में E4 वगैरह कहीं थोड़ी ना है, केवल और केवल एक लगा है E2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E2। ठीक, या इसको सही से लिखना चाहें I3 का मान लिख करके हम ऐसे इसको लिख देंगे कि यहां पर क्या लिखना चाहें, लिख चाहे सकते हैं R2 I2 गुणे R2 प्लस का बच्चों क्या हो जाएगा इसके स्थान पे I1 प्लस I2 गुणे R3 और यहां बराबर का E2। तो ये हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब यही है मेरे प्यारे बच्चों कि इस पे जो न्यूमेरिकल है ना वो इन्हीं नियमों का पालन करके लगते हैं। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल इसमें लगेंगे अगर इस तरह से आएगा तो ऐसे बना रहेगा, बस तीर आप ध्यान देना। अगर हमने बताया ना जैसे इस तरह से इसमें आ रहे हैं, अगर ये तीर इधर तरफ होती तो यहाँ पे प्लस लगाते जैसा कि इसमें लगाया, क्योंकि इसमें ऐसे आने के बाद तीर देखिए इसी तरफ है तो यहाँ हमने बीच में प्लस लगा दिया, बट इसमें ऐसा नहीं था इसलिए यहाँ माइनस। ठीक है, नोट कर लेना, ये दूसरा नियम हो जाता है। हो गया भैया। चलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर के एक और बेहद लाजवाब टॉपिक को। हम बात कर रहे हैं व्हीट स्टोन सेतु। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, आप पेपर उठा के देख लो, यकीन ना हो, चाहे 22 का, चाहे 23 का, चाहे 24 का, चाहे 25 का, यहां तक कि 26 का भी उठा लो। मतलब टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है कि आता ही आता है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसकी बोलेगा कि इसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और पूरी तरह से बच्चों ये आपके किरचॉफ के नियम का ही पालन करता है। देखिए यहाँ पे अगर बात कर ले कि व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए है क्या, तो इसे व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ठीक, इसमें इन्होंने प्रतिरोधों को, 4 प्रतिरोधों को, यहाँ पे जैसे PQRS 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं ना, PQRS 4 प्रतिरोधों को इन्होंने मोड़ करके एक चक्रीय चतुर्भुज के फॉर्म में जोड़ दिया, चक्रीय चतुर्भुज की अवस्था के रूप में जोड़ा, जिसका नाम रख दिया क्या है, मतलब व्हीट स्टोन परिपथ। संतुलन की अवस्था में इनके चारों भुजाओं का यानी वो P/Q बराबर R/S, ये जब संतुलन की अवस्था में होंगे यानी P/Q जैसे बराबर R/S या इसके ये अनुपात बराबर हो, तो ऐसी अवस्था में इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तब वही संतुलन की अवस्था मानी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं बेहद सिंपल तरीके से बच्चों लिखना कैसे है। सबसे पहले थोड़ा लिखना जानते हैं, फिर हम संबंध निकालते हैं। तो आप थोड़ा लिखेंगे कि जो व्हीट स्टोन सेतु है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS, हमने बताया ना कि भैया यहाँ पे PQRS आपको 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं, तो 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। क्या बनाया देख सकते हैं आप, यहाँ पे A होगा, C लिखा है, यहाँ पे भैया A, इसके स्थान पे ABCD। ठीक है, यहाँ पे क्या है ABCD 4 मतलब ये आपकी अगर बात कर लें तो ABCD चक्रीय चतुर्भुज बना है। फिर आगे अगर देखें तो बिंदु A व C के बीच एक सेल को एक कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए, देखते चलिए एक एक पॉइंट। क्या कह रहा है A व C, ये A है ये C है, तो A व C के बीच में देखिए, इसके बीच में भैया A व C के बीच में ही कह रहा एक कुंजी K1 को और एक सेल ये E है, एक सेल को जोड़ देते हैं, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि B व D के बीच में एक धारामापी G को कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं, यानी A व C के बीच में। अब इधर देखें A व C के बीच में, ठीक, सॉरी A व C तो हो गया ना, A व C के बीच में तो जोड़ दिया, क्या कह रहे हैं भाई, A व C के बीच में जोड़ दिया, B व D के बीच में,
तो भैया बी व डी के बीच में एक तो गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी यंत्र, और दूसरा कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। तो ये तो रही भैया बनावट, है ना, हमने बताया ABCD को जोड़कर चतुर्भुज बनाते हैं। फिर A व C के बीच एक कुंजी K1 और सेल E को जोड़ देते हैं। B व D के बीच एक गैल्वेनोमीटर G तथा कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। ये तो रही बात भाई इसके बनावट की। अब आगे लिखेंगे बच्चों कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, मतलब इसे ऐसा सेट करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, कोई हलचल लगातार भाई बोलते बोलते अजीब लगने लगा, एक तो गर्मी भी है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि इसको सेट करने के बाद, मतलब इसे ऐसा व्यवस्थित करें कि परिपथ में धारा जब प्रवाहित करें, सेल के द्वारा इसमें धारा का प्रवाह किया जाए, या इधर धारा बहेगी। जब धारा का प्रवाह करें बच्चों, तो धारा प्रवाहित करने पर यदि जैसे ये गैल्वेनोमीटर होता है, इधर इसमें कुंजी ऐसे होगी या ऐसे होगी, ठीक है, ठीक, तो ना इधर घूमे ना इधर घूमे, ठीक है। अगर ऐसे सीधी से सुई सीधी रहे, विक्षेप हो ही ना, हलचल ना हो, तब माना जाता है कि ये जो व्हीटस्टोन सेतु है वो क्या है बच्चों, संतुलन की अवस्था में है। और ऐसी अवस्था में जब संतुलन की अवस्था में हो जाएगा, तब जाकर के ये P/Q बराबर R/S कहलाएगा, ठीक है। मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात है तब जाकर के वो बराबर होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले इतना भैया नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे प्रतिरोधों के बीच हम संबंध निकालेंगे। हम प्रतिरोधों के बीच का संबंध निकाल लेते हैं। देखिए ये ए है, सी लिखा है भाई, ए है। देखिए बच्चों यहां पे ध्यान देना, मान लेते हैं कि इसमें जो धारा है क्या है, वो I1 बह रही है, और इसमें धारा जो है वो I2 बह रही है, ठीक है। ये यहां से यहां धारा बह रही है I1, और ये इधर जो धारा जा रही है वो I2 जा रही है, ठीक, और इसमें धारा बह रही है। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां हम लिखेंगे भाई, सबसे पहले हमने बताया ना ये पूरा पूरा किरचॉफ के नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो यहां सबसे पहले देखिए इसमें दो बंद पास हैं, एक तो ABDA, यानी ये वाला जो ऐसे बना है ABDA, और दूसरा बना है बच्चों ये वाला बंद पास, दूसरा ये C है, B है, D, यानी BCDB। अगर बात कर लें तो भैया इसमें जो धारा है वो I1 है, इधर वाले में धारा I2 है, यहाँ पे धारा आ रही है, इधर धारा ऐसी, और जो प्रतिरोध है इसका संगत वो क्या है, P है, और यहाँ वाला जो प्रतिरोध है वो R है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे क्या कि बंद पास ए बी, ध्यान देना ABDA, बंद पास ABDA में, इस बंद पास में हम क्या निकालेंगे भैया, वही चीज इस मतलब लगाएंगे भैया, वही किरचॉफ के पूरा नियम का पालन करेंगे। किरचॉफ के नियम क्या कहता है कि धारा गुणे प्रतिरोध, तो भैया धारा गुणे प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहां पे धारा और गुणे प्रतिरोध, इसके साथ प्रतिरोध P है, धारा गुणे प्रतिरोध हो गया P, प्रतिरोध यहाँ पे P है, इसका गुणनफल। अब उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे ये ऐसा जा रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखें तो तीर ऐसी जानी चाहिए थी, तीर ऐसी अगर जाती तब यहाँ प्लस लगाते, बट तीर ऐसी आ रही है बच्चों इधर नीचे की तरफ,
तो यहाँ लगाएंगे माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 गुणे का बच्चों क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ठीक है, ये R, और ये बराबर का क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल तो कोई लग नहीं रहा, तो ये 0। सेम इसी तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं भैया, ठीक, या पहले इसको और सही से लिखना चाहें लिख सकते हैं I1 गुणे P बराबर, इसको जब अब यहां से भाई इसको हटाना चाहें, यानी ये माइनस करके 0 है, या बराबर करेंगे तो ये I2 गुणे क्या हो जाएगा, R। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब इसी तरह से भैया इस वाले में लिखेंगे बी सी डी बी में, तो लिखेंगे बच्चों कि बंद पास बी सी डी बी में, बंद पास बी सी डी बी में, इसमें ध्यान देना, इसमें भी भैया धारा क्या है, सबसे पहले I1 है गुणे प्रतिरोध Q है, तो यहां पे लिखेंगे I1 गुणे Q, माइनस लिखेंगे इसमें भी, क्योंकि बच्चों यहां आने के बाद ऐसे देखिए धारा ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे धारा आ रही है, तो धारा अगर ऐसे आती तो प्लस लिखते, बट धारा देखिए उल्टी जा रही, यहां तक धारा ऐसे आने के बाद अगर ऐसे आती तो प्लस लिखते, लेकिन यहां धारा इधर की तरफ, तो इसलिए माइनस। अब इधर प्रतिरोध क्या है, I2 है, तो भैया यहाँ का प्रतिरोध I2 गुणे यहाँ का जो यहाँ का धारा I2, प्रतिरोध क्या है, S है, तो प्रतिरोध S लगा लिया, विद्युत वाहक बल कहाँ लगा है, कुछ नहीं है, इसलिए 0। या इसको लिखना चाहे तो I1 गुणे Q बराबर I2 गुणे S, इक्वेशन नंबर 2, यही हो जाएगा भैया, ठीक है। दो समीकरण बन गए, अब दो समीकरण बन गए बच्चों, तो अब हम संतुलन की अवस्था में इनको लाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे अब कि संतुलन की अवस्था में, भाई संतुलन की अवस्था क्या होगी, या फिर यूं कह लें कि बच्चों इनको क्या कर दें, समीकरण 1 और 2 का भाग लगा दें बस। तो यहां पे ध्यान देना, ये वाला इक्वेशन भाई इसका इसके साथ लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, I1 गुणे P, भाई इसके बटे में I1 गुणे Q बराबर, इधर क्या है I2 गुणे R, I2 गुणे R अपान इधर क्या है I2 गुणे S है। तो प्यारे बच्चों अगर देखें तो भैया जो कटने वाली चीज है ना, इसको काट देते हैं भैया, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो बचा क्या है, यहां बच गया P अपान Q बराबर R अपान S। यही क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, यही हो जाता है संतुलन की अवस्था, यानी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था, यही प्रतिरोधों का संबंध, क्योंकि P Q R S क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध है, ठीक। तो अब बात कर ले इस व्हीटस्टोन सेतु का इस्तेमाल किया कहाँ जाता है, तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। सवाल में इसमें भैया जैसे 3 का दिया रहेगा, एक प्रतिरोध का मान निकालना होगा, तो ऐसे जैसे यहाँ P Q R का मान दे दिया, S का मान पूछ लेगा, तो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी इसमें छोटे मोटे टॉपिक हैं, जैसे सेल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, जो कि बहुत सिंपल एक एक लाइन वाली परिभाषाएं हैं, उनको बच्चों जब हम एक लाइन वाली परिभाषा बताएंगे तो अलग से उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा देंगे। बाकी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने करवा दिए हैं, उम्मीद है सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक और शेयर जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।